कि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात को आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं? हालांकि जो उनका बिहेवियर है या उनका उनका जो बात करने का तरीका है वो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। जो शब्द का वो चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो शब्द बहुत ही घटिया होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत घटिया होती है और उनमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बुद्धि की कमी है और सद्बुद्धि की भी कमी है। उन्होंने एक ही रास्ता चुना है कि हम आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम आपके बिजली और पानी और तेल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और पूरी की पूरी जो उनकी जो कंट्री है वो तबाह हो जाएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी धमकी में डटे रहते हैं। क्या वाकई ईरान के ऊपर इस तरीके का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है टैको कर जाते हैं? या आपको लगता है कि ये इनडायरेक्टली एक वर्ल्ड वॉर हो रही है जिसमें ईरान के साथ चीन है, रूस है और उधर अमेरिका और इजराइल है? रशिया और चाइना अपने अपने लेवल पे ईरान की मदद कर रहे हैं। इसमें डिटेल में अब्बास अरक्ची साहब का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया, क्या रशिया आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है? उन्होंने डिनाई नहीं किया, न उन्होंने खुल के हाँ कहा। इसका मतलब देखिए, डिप्लोमेटिक उसमें इंटरप्रिटेशन में यही होता है कि हाँ, उनको रशिया से काफी मदद मिल रही है। नेटो एलाइज जो हैं आज अमेरिका के साथ नहीं, जो नेटो एलाइज ने जो कॉन्क्रीट एक्शंस लिए हैं उनको आप आरफा देखिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अक्सर आपने गली मोहल्ले में जो गुंडे होते हैं उनकी भाषा इस तरह की सुनी होगी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी माँ बहन की। इस तरह की गालियों की आवाज़ें आपने सुनी होंगी। अक्सर हो सकता है हम देखते हैं इस तरह के इलाकों में कि इस तरह की बातें की जाती हैं। कभी आपने सोचा था दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति इसी भाषा का इस्तेमाल करेगा? वो ताकतवर व्यक्ति जो कह रहा था कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान में तख्ता पलट करने से बात शुरुआत हुई और अब खुशी इस बात की मनाई जा रही है कि पायलट को हमने रिहा करा लिया है। बताया जा रहा है एक नहीं बल्कि दोनों जहाज़ों के पायलट को रिहा करा के वापस अमेरिका लाया जा चुका है। हालांकि इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लेकिन ये पूरी जंग एक ऐसे मुहाने पर खड़ी हुई है जहां पर कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि वो जो रेड बटन है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि अगर वो दबाता है तो पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही हो सकती है जो तबाही भारत तक पहुंच सकती है। वो है न्यूक्लियर थ्रेट। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है वो सीधे तौर पे बता रहा है कि वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पुलों को, उसके यूनिवर्सिटीज़ को और यानी समझिए कि हुक्का पानी जैसे कहते हैं एक इनफॉर्मल भाषा में, कि वो बंद करने की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या वाकई हॉर्मुज को खोलना, जो इस जंग से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, वापस बात आ गई है कि अगर जो पैसेज ऑफ हॉर्मुज है उसे नहीं खोला गया तो ये सारी तबाही मैं ला दूंगा? मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार बॉबी नकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं। खाड़ी की दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, दशकों तक पत्रकारिता कर चुके हैं। बॉबी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात को आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं? जी अरफा नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सलाम। जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और लेना भी चाहिए। भाई, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके उनके कमांड में दुनिया की सबसे ताकतवर पावरफुल आर्मी है, तो उनकी हर बात, हर धमकी को सीरियसली लिया जाना चाहिए। हालांकि जो उनका बिहेवियर है या उनका उनका जो बात करने का तरीका है वो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। जो शब्द का वो चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो शब्द बहुत ही घटिया होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत घटिया होती है और उनमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बुद्धि की कमी है और सद्बुद्धि की भी कमी है। तो अब इस जंग जो इस मुकाम पे पहुंची है, जिस जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, उसके बाद अमेरिका में भी इसको लेके काफ़ी मुखालफत हुई है, उसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये एक वॉर क्राइम है। ये बात सही है। अब इसमें देखिए, इसमें दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी बमबारी कर चुके हैं ईरान के ऊपर, उनकी पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान मैदान में, जंग के मैदान में डटा हुआ है और बहुत कायदे से लड़ रहा है और बहुत कायदे से ईरान को, इसराइल को, अमेरिका को और दूसरी जगह जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक
अगर एस्केलेशन डोमिनेंस की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास रास्ते क्या बचते हैं? तो उन्होंने एक ये रास्ता चुना है कि हम आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम आपके बिजली और पानी और तेल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और पूरी की पूरी जो उनकी जो कंट्री है वो तबाह हो जाएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी धमकी धमकी में डटे रहते हैं, अपने क्या वाकई ईरान के ऊपर इस तरीके का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है टैको कर जाते हैं, जो उनके बारे में कहा जाता है कि ही ऑलवेज चिकन्स आउट। हम्म। जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो बात की, आप कह रहे हैं कि आप गंभीरता से लेते हैं, ईरान कह रहा है गंभीरता से नहीं लेते। मैं ईरान के कॉन्फिडेंस को किस तरह से समझूं? क्या ये एक ऐसे देश का आत्मविश्वास है जिसके पास आत्मविश्वास ही अकेला हथियार बचा है कि वो बहादुरी से अपने नागरिकों की रक्षा भी करे और उनको बताए भी कि देखिए हम हर खतरे को का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई ईरान तैयार है या उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या वाकई अगर अमेरिका चाहे तो ईरान पर को तबाह कर सकता है? ईरान का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मुझे लगता है दशकों लग जाएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और दोबारा रीबिल्ड करने में। मुझे बताइए कि ईरान की इस वक्त की कैपेसिटी, मुझे याद है पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की थी और आपने काफ़ी फिक्र जाहिर की थी कि ईरान को किस तरह से पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। काफ़ी लोग इस बात को लेकर आपसे आपके इंटरव्यू से खफा भी हुए थे कि बहुत पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब चूंकि 5 हफ्ते तक ये कंट्री सरवाइव कर गया है बॉबी नकवी, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप अपना व्यू बदलने को तैयार हैं पिछली बार के मुकाबले? आपको लगता है कि ईरान इसको भी सरवाइव कर सकता है? देखिए, आज जो है, आज 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई थी, आज अप्रैल की 6 तारीख हो गई है। यानी पूरे 1 महीने के बाद अब ये मेरे ख्याल से करीब करीब जो है 40 दिन होने वाले हैं। और ईरान का अगर डेटा उठा के देखा जाए, जो उनका सरकारी डेटा है, उनका ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल मिल के करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा सिविलियन साइट्स हैं, जिसमें प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, सरकार जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पे हमला कर चुके हैं। जाहिर बात है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उससे खासा नुकसान हुआ है। इसका इसका ईरान जो है वो एक्सेप्ट करता है। और ईरान, देखिए, ईरान एक बहुत समझदार और बहुत होशियार कंट्री है। उनके जो हुक्मरान हैं, या उनके जो कमांडर्स हैं, या उनके स्पोक्स पर्सन, या उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बड़े होशियार हैं। उन लोगों ने अपने यहाँ जो डैमेज हुआ है उसको छुपाया नहीं है। चाहे वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या स्टील प्लांट्स हो, या एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको छुपाया नहीं है। उन्होंने कोई इस तरीके की सेंसरशिप नहीं लगाई है जिस तरीके की सेंसरशिप आप इसराइल में देखने को मिलती है। वहां आप बिना आर्मी के परमिशन के कोई एक फोटोग्राफ भी छाप नहीं सकते, कोई एक वीडियो फुटेज किसी डैमेज का आप दिखा नहीं सकते। ईरान ने काफ़ी दिखाया, और वहाँ का डैमेज की जो है लाइव फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखी हैं जब हमला हुआ है। तो ये कहना कि ईरान डैमेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये कहना एक बेवकूफ़ी होगी। बट हैविंग सेड दैट, ईरान, हकीकत यह है कि ईरान एक मैदान के जंग के मैदान में डटा हुआ है। न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से रिटेलिएट कर रहा है। उनके जो टारगेट हैं, उनके जो टारगेट जहां 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 भी टारगेट कर रहे हैं, वो यूएस की चाहे फैसिलिटीज हो, यूएस के मिलिट्री एसेट्स हो, या फिर इसराइल के अंदर हो, वो टारगेट्स बहुत सटीक हैं। वो बहुत स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। दूसरा जो तीसरी जो सबसे अहम चीज है कि इस पूरे माहौल में, इस जंग के बीच में, ईरान हैज बीन एबल टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑल्सो। समझे आप? देखिए, ईरान जो है, उनका जो जवाब होता है, जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और अपनी जो मंशा है वो जाहिर करना, वो बहुत सटीक है। वो सारी चीज़ें अब आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, या पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से ईरान अपनी बात रख रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जिस क्लैरिटी के साथ, वो क्लैरिटी आपको वॉशिंगटन या तेल अवीव में नहीं दिखाई देती। देखिए, तेल अवीव और वॉशिंगटन से अगर आप पूछें आज भी कि आप इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो एक क्लियरली इस चीज को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ईरान जो है वो अपनी बात बहुत क्लियरली रख रहा है। उनकी जो मांगे हैं वो बहुत क्लियर हैं और रीजनेबल हैं। उनका यह कहना है कि भाई, हम
इस जंग को तभी रोकेंगे जब इसमें परमानेंट सीज फायर होगा। हम इस जंग को थोड़े दिनों के लिए नहीं रोकेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि हम वी विल कंटिन्यू टू हैव मेंटेन लेवरेज ओवर कंट्रोल, मेंटेन कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये तीनों चीजों पे, वन उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स, सेकंड उनका नैरेटिव कंट्रोल एंड डिप्लोमेटिक क्लैरिटी, और उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है कि साहब हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और ये देखिए अमेरिका और इजराइल ने यहाँ हमारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया है। मेरे ख्याल से दे अपीयर टू बी मोर इन कंट्रोल ऑफ द वॉर देन यूएस एंड इजराइल। लेकिन बहुत हैरानी होती है बॉबी नकवी साहब कि जिस तरह से मैं कहूँगी एक मॉकिंग लैंग्वेज में ईरान बात कर रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। भारत में भी एक बहुत हैरानी की बात है कि एक तरह का मुझे लगता है दो वजह हैं कि फ़िलिस्तीन में हम देख रहे थे मुस्लिम नफ़रत की वजह से फ़िलिस्तीन को लेके लगातार सोचिए रोते भूखे कमज़ोर माजूर लोग, उनको मारा पीटा जा रहा था, उसके बावजूद भी काफ़ी नफ़रत फ़िलिस्तीनियों के लिए थी। लेकिन यहाँ पर राइट विंग सर्कल्स में भी भारत में एक तरह की सपोर्ट है ईरान के लिए, और मैं देखती हूँ दो वजह हैं इसकी। पहली बात तो एक अंडरडॉग जिसे कहते हैं कि एक कमजोर देश एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ललकार रहा है और उसका भरपूर मुकाबला कर रहा है। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि एक तरह की जो एंटी इंपीरियलिस्ट, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो एक मुझे लगता है अभी भी बची खुची जो एक आत्मा है हमारे देश में, वो इस वक्त बल पर आ गई है कि राइट विंग के लोग भी जो इसके अलावा मुसलमानों से नफरत करते हैं वो भी ईरान के समर्थक बन गए हैं या ईरान को कम से कम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं कहती हूँ सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बताइए जो ईरान की रियल पावर है इस वक्त वो क्या है? क्या हम ये समझें कि ईरान की इस कॉन्फिडेंस के पीछे, इस ताकत के पीछे, 40 दिन की इस जंग को सरवाइव करने के पीछे क्या सिर्फ ईरान है या फिर रूस भी है या चाइना भी है? और उसके बाद मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण इस डिस्कशन का सवाल पूछूंगी। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक बना के और बचा के रखने के लिए है या आपको लगता है कि ये इनडायरेक्टली एक वर्ल्ड वॉर हो रही है जिसमें ईरान के साथ चीन है, रूस है और उधर अमेरिका और इजराइल है? देखिए, ईरान की जो ताकत है, या ईरानियन नेशन की जो ताकत है, वो उनका जो कल्चरल ईथोस हैं, या उनका जो शहादत का जो डॉक्ट्राइन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे ख्याल से वो उनकी रियल स्ट्रेंथ है। जब देखिए पूरी की पूरी कंट्री या पूरी की पूरी फौज जो है वो अगर शहीद होने के लिए तैयार हो जाए तो फिर उसको देखिए हराना बहुत मुश्किल होता है। आप मार तो सकते हैं उसको, लेकिन उसको हराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और यही लगता है कि ईरान की बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत उनकी यही है कि वो दुनिया की जो सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, उसके सामने खड़ी हुई है। और सिर्फ ऐसे नहीं खड़ी हुई है कि कुछ कुछ मतलब ये कि जैसे ये जो दूसरी कंट्रीज जो रिस्पॉन्ड करती हैं वैसे नहीं कर रहे, मेथोडिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चाहे वो मिलिट्री के उसमें हो तो मिलिट्री का जो उनका जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है जो बहुत मेथोडिकल है, प्लानिंग के साथ है, स्ट्रैटेजी के साथ है। वहीं जो अगर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ब्लफ ब्लस्टर है, उसका भी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत मेथोडिकल है, बहुत सोचा समझा हुआ है। देखिए, तीसरी बात जो आपने जो पूछी कि क्या ईरान अकेले खड़ा हुआ है, क्या अकेले वो लड़ रहा है। देखिए, ईरान के साथ में अगर जो इनके जो नाटो एलाइज हैं अगर माने कि भाई ईरान के वो साथ नहीं है, जाहिर बात है वो ईरान के साथ नहीं आ सकते, लेकिन वो अमेरिका के भी साथ नहीं है। नेटो एलाइज जो हैं आज अमेरिका के साथ नहीं है। जो नेटो एलाइज ने जो कॉन्क्रीट एक्शंस लिए हैं उनको आप अरफा देखिए, इग्नोर नहीं किया जा सकता। पोलैंड जैसी कंट्री कह रही है कि आप हमारे यहाँ से पेट्रियट बैटरीज हटा के आप मिडल ईस्ट नहीं ले जा सकते। फ्रांस कह रहा है कि इजराइल जो एक अमेरिका का जहाज हथियार से भरा हुआ हमारे एयर स्पेस से क्रॉस करके इजराइल नहीं जा सकता। स्पेन कह रहा है कि वी कैन नॉट बी अ स्टेजिंग ग्राउंड फॉर एनी असॉल्ट अगेंस्ट ईरान। ऐसे ही दूसरी कंट्री ऑस्ट्रिया ने भी मना कर दिया। तो ये बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। ये जाहिर बात है कि इन स्टेप्स की वजह से नेटो का जो फ्यूचर है वो एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब दूसरी तरफ आते हैं, देखिए क्या ईरान खड़ा हुआ है, अकेले खड़ा हुआ, उसके दोस्त कौन है? अगर ईरान के साथ यहाँ पे दोस्त कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें रशिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। रशिया और चाइना अपने अपने लेवल पे
ईरान की मदद कर रहे हैं। इसमें डिटेल में अब्बास अरक्ची साहब का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया, क्या रशिया आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है? उन्होंने डिनाई नहीं किया, ना उन्होंने खुल के हाँ कहा। इसका मतलब देखिए, डिप्लोमेटिक उसमें इंटरप्रिटेशन में यही होता है कि हाँ, उनको रशिया से काफ़ी मदद मिल रही है। जी यही हमारे पास कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो देखने को मिली, जिससे लगता है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी भी जो है वो उससे ईरान की मदद कर रही है। बिल्कुल। चाइना भी कई लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, आप ये देखिए कि सबसे बड़ा ये है कि जो एक यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पेश होना था, टू ओपन दैट वुड हैव अलाउड यू ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय फोर्स, उसको वीटो कर दिया फ्रांस ने, चाइना ने और रशिया ने। ठीक है, तो ईरान के साथ में भी ये कंट्रीज खड़ी हुई हैं और बाकायदा मदद कर रही हैं। देखिए, रशिया तो खास तौर पे से रियल टाइम मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवली प्रोवाइड कर रहा है। जी लेकिन लेकिन बॉबी नकवी साहब, ये बताइए, ये आपने बहुत दुरुस्त बात कही, जो खासकर यूरोप के मुतालिक आप जो बात कह रहे हैं, ये वाकई अपने आप में ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल देगा। पूरी दुनिया को जिस तरह से हम जानते रहे हैं, वो दुनिया बदल देगा नहीं, बदल रही है हमारे सामने। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत तो यूरोप और नेटो के देश ही रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में देखा हो, इराक देखा हो। पहली बार हम देख रहे हैं कि वो मुल्क बदल रहे हैं जो हमेशा से अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। अब मुझे बताइए आप कि क्या इस सब के बावजूद क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप वो लाल बटन दबाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हम लोग इस बात के लिए तैयार रहें, न्यूक्लियर हमला हो सकता है? देखिए, जो जो पहला और आखिरी जो न्यूक्लियर हमला अमेरिका ने किया है था, वो जापान में किया था। वो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड दैट वो उससे पहले जो है एक मास कैजुअलिटी इवेंट हुआ था, जिसको हम पर्ल हार्बर के नाम से जानते हैं। जापानीज फोर्सेस ने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बमबारी की थी, जिससे काफ़ी अमेरिकन सोल्जर्स जो है मारे गए थे। कई सौ, शायद वो 2000 के ऊपर का आंकड़ा है, मुझे ठीक से अभी नंबर याद नहीं। तो हमें ये सवाल पूछना है कि क्या ईरान की वजह से कोई मास कैजुअलिटी इवेंट ईरान इजराइल में हुआ है क्या? देखिए, ईरान ने जो अपने टारगेट्स जो चुने हैं, बहुत बहुत समझदारी के साथ, बहुत सिस्टमेटिकली चुने हैं। उन्होंने दे हैव मेड श्योर कि पॉपुलेशन सेंटर्स में बमबारी तो की है उन एसेट्स पे जो कि कमर्शियल हैं, और या किसी न किसी तरीके से इसराइल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो या मिलिट्री सपोर्ट हो। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रेजिडेंशियल एरियाज में बमबारी नहीं की गई है। वहाँ पे बमबारी भी हुई भी तो है, वो क्लस्टर बॉम्ब्स की हुई है, जो जो कम डैमेज करते हैं। वो 2-2.5 किलो के उसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो एक बड़ा सीमित डैमेज करते हैं। तो हमें आज तक, मुझे कोई ऐसी, जब से जंग शुरू हुई है, कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है कि ईरान ने सिस्टमेटिकली वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर हमला किया हो, या कोई मेजर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हों। वहीं अगर आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जानबूझ के और अमेरिका ने जानबूझ के कई ऐसे हमले हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं। ठीक है, बड़े बड़े अगर कैजुअलिटीज देखी जाए तो पहले ही दिन वो स्कूल को मारा, लड़कियों के स्कूल को, जिसमें जो है 170 के करीब लड़कियां, बच्चियां मारी गईं। उसके बाद एक बास्केटबॉल कोर्ट को मारा, जिसमें लड़कियां मारी गईं। उसके बाद एक और कोई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहां मारा, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मारे गए। और इसके अलावा हम देख चुके हैं कि 180 से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो डैमेज हुए हैं, इंक्लूडिंग तेहरान का जो फेमस गांधी हॉस्पिटल है, वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। तो यानी इन लोगों का जो टारगेट है वो हमेशा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन पॉपुलेशन पे रहा है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक्सक्यूज क्या है लाल बटन दबाने के लिए? भाई, कंडीशंस क्या है? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या अमेरिका की जो फौज है वो क्या घुटने टेक चुकी है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मजबूरी तो दूर की बात है, मैं पूछ रही हूँ कि उनको रोकेगा कौन? आज की दुनिया में कौन रोकेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि वो न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकते? देखिए, न्यूक्लियर हमला जो है एक ही चीज से रुकता है, वो है न्यूक्लियर डिटरेंस से।
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये कहिए कि इजराइल ईरान के पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन उनके पास इनरिच यूरेनियम है, जो कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है उससे थोड़ा कम है। दूसरा, उनके पास जो है वो एक बैलिस्टिक कैपेबिलिटी जो होनी चाहिए, जो कि 2-3 पीसेस को जोड़ती है, जिससे एक न्यूक्लियर वेपन तैयार होता है। उस स्टेज पे ईरानियंस नहीं पहुंचे हैं। ये एक ग्लोबल कंसेंसस है, इंक्लूडिंग IAEA का भी यही कहना है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है तुलसी गाबार्ड, उनका भी यही मानना है कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन बनाने से काफी दूर है। तो वो न्यूक्लियर डेटरेंस तो है नहीं। अब क्या इसमें रशिया या नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो काम आ सकता है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोक सकता है? देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी से मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर ऐसी नौबत आई तो हो सकता है कि पुतिन साहब खड़े हो जाएं या नॉर्थ कोरिया खड़ा हो जाए कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो इस जंग में हम भी शामिल हो जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी से को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी। बॉबी नफीसा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और पूरी तरीके से ये सिर्फ ईरान और अमेरिका या इजराइल, ये सिर्फ खाड़ी का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का सवाल है। और पूरी दुनिया को आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ रशिया, सिर्फ चाइना का सवाल नहीं है, पूरी इंसानियत का सवाल है ये पूरे तरीके से। कि इस तरह के व्यक्ति के हाथ में कहूँगी कि एक ऐसी ताकत लग गई है, इतनी बड़ी ताकत, कि वो पूरे तरीके से उसके लिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस विश्लेषण के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।